नमस्कार। केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आज आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया पार्ट लेकर आया हूँ जिसमें हम क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया का पार्ट 1, 2, 3 और 4 तो हमने पढ़ लिया था। आज मैं आपके लिए पार्ट नंबर 5 लेकर आया हूँ। इसमें है 2 भेद पढ़ेंगे अपन आज, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है और पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और आपको बोर्ड पे भी नज़र आ रहा होगा। मैंने यहाँ पर परिभाषा लिख दी है, तो ध्यान से सभी छात्र और छात्राएं ध्यान से देखें कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है और पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। क्रिया के 2 भेद बताए थे मैंने आपको, क्रम के आधार पर, व्युत्पत्ति, रचना और संरचना के आधार पर। तो संरचना के आधार पर 4 प्रकार के थे: संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। इनके बारे में अपन ने पहले पढ़ लिया था। क्रम के आधार पर सकर्मक और अकर्मक, ये अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। तो आज क्रिया का जो अंतिम भाग पढ़ा रहा हूँ मैं, अंतिम चैप्टर है पार्ट 5। इसमें आपका क्रिया का जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। तो सभी छात्र और छात्राएं ध्यान से देखें। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, जब प्रेरणार्थक क्रिया, इसके नाम से ही प्रकट हो रहा है कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा देकर क्रिया करना। क्या होता है? प्रेरणा देकर क्रिया करवाना, किसी दूसरे से करवाना, प्रेरणा देकर। जैसे हम किसी से कुछ कार्य करवाते हैं, जैसे अध्यापक जी छात्रों से पुस्तकें पढ़वाते हैं या उनसे कुछ बोर्ड पे लिखवाते हैं या उनसे जो उनको याद करके जो होमवर्क दिया है वो याद करके लाया कि नहीं लाया वो उनसे सुनते हैं। तो दूसरे से कार्य करवाना, प्रेरणा देकर कार्य करवाना प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। तो ध्यान से देखिए सभी छात्र और छात्राएं। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके, कर्ता यानी स्वयं, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाए तब वह क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जब कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है और किसी अन्य से करवाता है, किसी दूसरे से करवाता है, तब वो क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। मैंने यहाँ उदाहरण भी लिख रखा है, जैसे लिखवाना। जैसे छात्र मतलब अध्यापक जी छात्रों से पत्र लिखवाते हैं या श्रुति लेख लिखवाते हैं या राइटिंग करवाते हैं। तो हो क्या हो गया? लिखवाना, यानी कि प्रेरणा देकर कार्य करवाना। तो लिखवाना, पढ़वाना, बुलवाना, दिलवाना, सिलवाना। जैसे अध्यापक जी छात्रों से पुस्तक पढ़वाते हैं। बुलवाना, किसी छात्र से किसी अन्य छात्र को बुलवाते हैं। दिलवाना, किसी को कुछ चीज़ दिलवाते हैं। सिलवाना, कुछ फटा हुआ है उसको सिलवाना। तो जैसे कोई कपड़ा फट जाता है तो दर्जी से उसको सिलवाते हैं, तो वह सिलवाना। तो देखो ध्यान से, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाए तब वो क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। मैंने यहाँ पर स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण भी लिख रखे हैं, ध्यान से देखना। केशव ने श्यामा से पत्र लिखवाया। केशव ने श्यामा से क्या लिखवाया? पत्र लिखवाया। यहाँ केशव ने स्वयं नहीं लिखा, किससे लिखवाया? श्यामा से पत्र लिखवाया। तो लिखवाया जो है वो कौन सी क्रिया कहलाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। तो देखो आगे का उदाहरण दूसरा। गोपाल अपने पुत्र को मोहन से पढ़वाता है। गोपाल जो है अपने पुत्र को किससे पढ़वाता है? मोहन से पढ़वाता है। तो यहाँ पढ़वाता है क्रिया कौन सी होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी, क्योंकि जो करता है वो स्वयं कार्य न करके प्रेरणा देकर किसी दूसरे से पढ़वाता है। तो किसी अन्य से कार्य करवा रहा है, तो क्रिया कौन सी होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। अन्य उदाहरण देखिए। मालिक ने नौकर से गड्ढा खुदवाया। क्या खुदवाया? गड्ढा खुदवाया। मालिक ने नौकर से क्या खुदवाया? गड्ढा खुदवाया। तो नौकर से, यानी मालिक ने स्वयं कार्य नहीं किया और किससे करवाया? नौकर से। क्या करवाया? गड्ढा खुदवाया। तो खुदवाया क्रिया कौन सी हुई? प्रेरणार्थक क्रिया हुई।
तो प्रेरणार्थ क्रिया वो होती है जो जहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य करवाए, किसी दूसरे से कार्य करवाए, तो वह क्रिया कौन सी होगी? प्रेरणार्थ क्रिया होगी। इसमें आपको ध्यान रखना है कि कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, प्रेरणा देकर अन्य से कार्य करवाता है, तो वह क्रिया कौन सी होती है? प्रेरणार्थ क्रिया होती है। इसके अंत में वाना वाना जुड़ा होता है, ये भी ध्यान रखें। लेकिन ज़्यादातर आपको यह ध्यान रखना है, प्रेरणार्थ क्रिया में क्या होता है? स्वयं कार्य नहीं किया जाता है, कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है और किसी अन्य से कार्य करवाता है। तो ये तो थी प्रेरणार्थ क्रिया। अब हम इसके छठे भेद के ऊपर आते हैं। छठा भेद इसका पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया। अब पूर्वकालिक क्रिया, पूर्व का मतलब होता है पहले, पहले के काल में, यानी पहले के समय में। तो पूर्वकालिक क्रिया यानी जो क्रिया है वो पहले पूर्ण हो चुकी है या पूरी हो चुकी है, तो पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया की परिभाषा आप देखना ध्यान से, ये भी आप इतनी डिफिकल्ट नहीं है, समझ में आ जाएगी। ये भी देखना, जब वाक्य में एक क्रिया समाप्त हो जाने के बाद, क्रिया एक ही होती है, जैसे केशव ने श्यामा से पत्र लिखवाया, एक ही क्रिया है। अब देखो इसमें दो क्रियाएं रहेगी, एक क्रिया पहले हो जाएगी पूरी और एक बाद में होगी। तो पहले जो क्रिया होगी उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे और बाद में जो क्रिया होगी वो क्रिया रहेगी सही, तो वह दूसरी वाली क्रिया रहेगी। हमें तो पूर्वकालिक क्रिया निकालनी है। तो देखो, जब वाक्य में एक क्रिया समाप्त हो जाने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है, तब पहले समाप्त होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जो पहले समाप्त होती है उसे क्या कहते हैं हम? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। वह क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। आई परिभाषा समझ में? जब वाक्य में एक क्रिया समाप्त हो जाने पर यानी खत्म हो जाने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है, यानी दूसरी क्रिया करने लग जाता है, तब पहले समाप्त होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं या कहलाती है। जैसे उदाहरण देखो, अभी सब समझ में आ जाएगा। वह खाना खाकर सो गया, वह खाना खाकर सो गया। तो देखो, वह खाना खाकर सो गया, तो इसमें क्या समझ में आया आपको? देखो, पहले तो उसने क्या किया? खाना खाया। क्या किया उसने? खाना खाया और फिर क्या किया? सो गया। खाना खाकर सो गया, तो उसने पहले तो क्या किया? खाना खाने का काम किया और फिर क्या हो गया? सो गया। तो जो ये खाकर जो शब्द है ये क्या रहेगा? पूर्वकालिक क्रिया रहेगा। क्या रहेगा? पूर्वकालिक, क्योंकि पहले क्या काम किया उसने? खाकर, खाना खाकर, तो खाकर क्या शब्द रहेगा? ये पूर्वकालिक क्रिया रहेगा। ये रहेगा इसमें पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि उसने पहले तो खाना खाया और उसके बाद वो क्या किया? उसने सो गया। तो ये दूसरी क्रिया हो गई और पहले वाली यानी पूर्वकालिक क्रिया क्या हो गई? खाकर। और देखो, समझ में नहीं आ रहा तो अगला उदाहरण, वह खेल कर घर आ गया, वह खेल कर घर आ गया। तो पहले तो वो खेला, उसके बाद उसने क्या किया? घर आ गया। खेल कर घर आ गया, क्या किया उसने? पहले तो खेल लिया, खेलने के बाद क्या किया उसने? घर आ गया, यानी दो क्रियाएं हो गई। यानी खेल कर जो शब्द है वो क्या रहेगा? पूर्वकालिक क्रिया रहेगा। और उसके बाद उसने क्या किया? घर आ गया। तो खेल कर, एक बात ये भी ध्यान रखना कि इसमें जो क्रिया रहेगी उसमें कर जुड़ा रहेगा। कौन सी क्रिया में? पूर्वकालिक क्रिया में। खेल कर, खा कर, पी कर, नहा कर, धो कर, सो कर, उठ कर, बैठ कर, तो ये कर ये शब्द इसमें जुड़ा रहेगा। तो वो कौन सी क्रिया कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। एक उदाहरण वो लिख देता हूं मैं। बच्चा दूध पीकर सो गया, बच्चा दूध पीकर सो गया। यानी बच्चे ने पहले क्या किया? दूध पिया। पहले क्या किया उसने? दूध पिया, यानी दूध पीकर क्या किया? फिर उसने वह सो गया। दूध पीकर उसने क्या किया? सो गया। तो पहले वाली क्रिया क्या कहलाएगी? पीकर।
पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। ये इसमें पूर्वकालिक क्रिया रहेगी। बच्चा दूध पीकर सो गया। तो आ गया होगा समझ में पूर्वकालिक क्रिया क्या रहेगी। जब वाक्य में एक क्रिया समाप्त हो जाने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है तब पहले समाप्त होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं या कहलाती है। जैसे उदाहरण भी लिख रखा है, वह खाना खाकर सो गया। तो खाना, पहले तो उसने खाना खाया, उसके बाद वह सो गया, तो खाकर क्या रहेगी, पूर्वकालिक क्रिया रहेगी। वह खेल कर घर आ गया, यानी खेल कर घर आ गया। तो पहले उसने कौन सा कार्य किया, खेलने का कार्य किया। खेलने के बाद फिर क्या किया उसने, वह घर आ गया। तो खेल कर में कौन सी क्रिया होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी। बच्चा दूध पीकर सो गया। तो बच्चा दूध, पहले उसने क्या किया, दूध पिया, और उसके बाद क्या किया उसने, सो गया। तो दूध पीकर जो शब्द रहेगा वो क्या रहेगा, पूर्वकालिक क्रिया रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे अपन एक नया चैप्टर लेके। तो ये क्रिया वाला जो चैप्टर है वो आज यहीं समाप्त होता है। अब कल मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।